नमस्कार, डीबी न्यूज में आपका स्वागत है। राजनीति में उठापटक लगातार जारी है और जुबानी जंग जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही। दिन पर दिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वोटिंग होती जा रही है, वैसे वैसे ही चुनावी जंग तेज होने लगी है। बीजेपी का सपा पर निशाना तो सपा का बीजेपी पर निशाना। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात करें तो उन्होंने जुबानी हमले के साथ साथ जुबानी हमले में शोले फिल्म का भी डायलॉग हथिया लिया। चलिए आइए नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने राज्य में गौशालाओं की खराब हालात को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ पर तंज कसा है। हरदोई स्थित संडीला में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और सपा के साझा प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा के दौरान अखिलेश यादव ने कहा, जो गौशालाएं बनी थी उसमें गाय भूखी मर रही हैं। बाबूजी बता रहे थे कि हम उत्तर प्रदेश को सुधार देंगे, किसानों की मदद करेंगे, वह अपने प्रिय जानवर का भी ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। सपा नेता ने कहा कि यह चुनाव सरकार बनाने का है, मुकाबला सीधा भाजपा और जनता का है। पूर्व सीएम ने कहा कि उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ ने बहुत से नाम बदल लिए, अब वह बुलडोजर वाले बाबा हैं। अखिलेश यादव ने कहा, बाबा जी के चेहरे पर 12 बजे हुए हैं। बाबा जी के लिए गोरखपुर के लोग भी गाना गाने लगे हैं। सुनने में आया है कि उन्होंने 11 तारीख की टिकट भी खरीद ली है। सपा नेता ने कहा, बाबा मुख्यमंत्री ने अभी एक तस्वीर डाली थी जिसमें वह पूरब देख रहे हैं और जनता पश्चिम। तब पता चला कि वह स्मार्टफोन भी नहीं चला पाते हैं। सपा नेता ने आरोप लगाया कि सरकार ने किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं दिया, सबको चौकीदार बना दिया। किसान भाइयों को खेत की रखवाली करनी पड़ रही है। बाबूजी अपने सबसे प्रिय जानवरों को नहीं पकड़ पा रहे हैं। रोजगार के मुद्दे पर राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बाबा सीएम कहते हैं कि वो 24 घंटे काम करते हैं, लेकिन सरकारी विभागों में 11 लाख पद खाली हैं। सपा सरकार में लोगों को नौकरी और रोजगार देने का काम होगा। अखिलेश यादव ने कहा, हर चरण में जनता आपस में मुकाबला कर रही है कि कौन भाजपा को कितने ज्यादा वोटों से हराएगा। और ये पहली बार ऐसा लग रहा है कि हर चरण में जनता आपस में मुकाबला कर रही है और जनता ये मुकाबला कर रही है कि किस चरण में भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा वोटों से हराएं। पहले चरण का जो वोट पड़ा और दूसरे के चरण के लोगों ने उनसे ज्यादा वोट डाला, तीसरे चरण में भी उसी तरीके से जनता ने वोट डाल करके दिखा दिया। उत्तर प्रदेश में पहली बार ये महसूस हो रहा है कि जनता चुनाव लड़ रही है और जनता मुकाबला कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी को किस मुकाबले में, किस चरण में ज्यादा हराया जाए। ये लोग जो गर्मी निकालने की बात कर रहे थे, अच्छा हुआ मुझे ओम प्रकाश राजभर जी ने याद दिला दी गर्मी वाली बात। ये जो गर्मी निकालने की बात कर रहे थे, जैसे ही पहले चरण की जनता ने वोट डाला, भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता ठंडे पड़ गए और जिस समय दूसरे चरण में जनता ने वोट डाला, भारतीय जनता पार्टी के नेता सुन्न पड़ गए थे। और अभी मैं हरदोई आया था, हरदोई का जन समर्थन देख करके और आपका उत्साह देख करके मुझे पूरा भरोसा हो गया है कि जिस समय हरदोई के लोग वोट डालेंगे, हरदोई में भारतीय जनता पार्टी शून्य हो जाएगी। और जब ये चुनाव 5वें, 6ठे, 7वें चरण में पहुंचेगा तो आप देख लेना, भारतीय जनता पार्टी के बूथों पर भूत नाचेंगे। राजस्थान के कोटा में हुए दर्दनाक हादसे पर नजर डालते हैं। राजस्थान के कोटा जिले से रविवार सुबह बारात लेकर जा रही एक कार के चंबल नदी में गिरने के बाद दर्दनाक हादसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवेदना व्यक्त करते हुए मृतकों के आश्रितों को सहायता राशि देने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक कोटा में रविवार को सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले प्रत्येक को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की तरफ से 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी।
वहीं प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि हादसे में घायल हुए लोगों के परिजनों को 50,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। बता दें कि रविवार को कोटा के नयापुरा पुलिया पर चंबल नदी में शादी की बारात लेकर उज्जैन जा रही एक कार अनियंत्रित होकर गिर गई, जिसमें दूल्हे समेत 9 लोगों की मौत हो गई थी। घटना की जानकारी मिलने के बाद आसपास के स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस और प्रशासन ने घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर मृतकों को बाहर निकाला। कार सवार लोग सवाई माधोपुर के चौथ के बरवाड़ा से कोटा होते हुए उज्जैन जा रहे थे। कोटा हादसे पर पीएमओ की तरफ से ट्वीट कर जानकारी दी गई कि प्रधानमंत्री ने हादसे में जान गंवाने वालों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। पीएम ने कहा कि राजस्थान के कोटा में हुआ हादसा बहुत दर्दनाक है। मैं इसमें जान गंवाने वालों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। भगवान उन्हें इस अपार दुख को सहने की शक्ति दे। वहीं कोटा हादसे में मृतकों के आश्रितों के लिए राज्य सरकार ने भी सहायता का ऐलान किया है। गहलोत सरकार ने चंबल नदी में गिरने से हुए हादसे के बाद प्रत्येक मृतक के आश्रित को 2 लाख रुपए एवं एक परिवार से 2 या अधिक मृतकों पर अधिकतम 5 लाख रुपए की सहायता का ऐलान किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर बताया कि घटनास्थल पर सार्वजनिक निर्माण मंत्री भजन लाल जाटव को जाने के लिए निर्देश दिए हैं और हादसे में प्रत्येक मृतक के आश्रित को 2 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। वहीं एक परिवार से 2 या अधिक मृतकों पर अधिकतम 5 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में चुनावी सफर आधा पूरा हो चुका है। 4 चरणों के मतदान बाकी हैं और अब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की एंट्री हुई। 2022 विधानसभा चुनाव में पहली बार सोनिया गांधी ने वर्चुअली जनता को संबोधित किया। क्या कुछ इस दौरान उन्होंने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आने वाली 23 तारीख को आपकी 5 विधानसभाओं में वोट डाले जाएंगे। यह चुनाव आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि आपने 5 साल ऐसी सरकार देखी जिसने आपके बीच अलगाव पैदा करने के अलावा कुछ काम नहीं किया। मेरे किसान भाई बहन इतनी मेहनत से देश के लिए अन्न उगाते हैं। इन 5 सालों में आपको न तो फसलों का दाम मिला, न खाद मिली और न ही सिंचाई की सुविधाएं। आपके ऊपर कर्ज का बोझ है और आवारा पशु आपकी फसलों बर्बाद कर देते हैं। ठीक यही हाल नौजवानों का है। नौजवान अपने आने वाले कल के लिए मेहनत से पढ़ाई करते हैं, नौकरी की तैयारी करते हैं, लेकिन भाजपा सरकार ने आपको घर बैठा दिया। सरकारी नौकरियों के 12 लाख पद खाली पड़े हैं, लेकिन आपको नौकरियां नहीं दी गई। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, सरसों तेल के दाम इतने बढ़ गए हैं कि आम लोगों के घर चलाना मुश्किल हो गया है। मेरी बहनें पाए पाए जोड़कर अपना घर परिवार चलाती है, लेकिन महंगाई ने उनका जीवन दुभर कर दिया। बहनों, भाइयों, आपने हाल में ही कोरोना का कठिन समय देखा है। एक तरफ आपको ऑक्सीजन, दवाइयाँ और अस्पताल में बेड नहीं मिले, अपने प्रियजनों को खोया है जिनके लिए वही एकमात्र सहारा थे। दूसरी तरफ लॉकडाउन में आपके काम धंधे बंद हो गए। आप सब ने मीलों पैदल सफ़र करने की पीड़ा खुद झेली है, मगर मोदी योगी सरकार ने एक गैर जिम्मेदार सरकार का परिचय देते हुए आप सबकी तकलीफ़ों के बावजूद मुंह मोड़े रखा और आंखें बंद रखी।
इतना ही नहीं, लॉकडाउन में आप लोगों के प्रति उनका व्यवहार ठीक वही था। सरकार ने आपको कोई राहत नहीं दी। आपने देखा होगा कि सरकार ने आपका बोझ हल्का करने की बजाय आपकी मेहनत से बनाई गई सरकारी कंपनियों को कौड़े के दाम अपने चहेतों को बेच दिया। लिहाजा बेरोजगारी काफ़ी बढ़ गई। हम आपके क्षेत्र के लिए कई विकास योजनाएं लेकर आए थे, लेकिन मोदी योगी सरकार ने उन सभी पर रोक लगा दी। रायबरेली के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है। कर्नाटक में जहां हिजाब विवाद अभी थमा भी नहीं था कि कर्नाटक में बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या के बाद शिवमोगा में जबरदस्त तनाव देखने को मिला। मृतक हर्ष के शव को ले जाने के दौरान सोमवार को 2 गुटों में पत्थरबाजी हुई और कुछ गाड़ियों में आग लगा दी गई। राज्य सरकार ने मंत्री ईश्वरप्पा और सांसद राघवेंद्र ने बताया कि स्थिति काफी तनावपूर्ण है। 2 गुटों में पत्थरबाजी के बाद पुलिस को स्थिति पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। इधर बजरंग दल के 23 साल के कार्यकर्ता की कथित तौर पर चाकू मारकर हत्या के मामले में पुलिस ने सोमवार को 2 आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा किया है। वहीं हर्षा के शव को सोमवार को पोस्टमार्टम के बाद पुलिस सुरक्षा के बीच घर ले जाया जा रहा है। एम्बुलेंस के पीछे पीछे कई हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता भी चल रहे हैं। इन सब के बीच राज्य सरकार ने कहा कि इस हत्या का हिजाब विवाद से कोई लेना देना नहीं है। स्थानीय पुलिस के मुताबिक भारतीय कॉलोनी की रवि वर्मा गली में रविवार देर रात अज्ञात हमलावरों ने हर्षा नामक एक 23 साल के युवक पर हमला कर दिया। आसपास के लोगों का कहना है कि उस पर चाकू से कई बार हमला किया गया। हालांकि इस हत्या के पीछे के कारण का अभी पता नहीं चल पाया है। वहीं इस घटना के बाद मृतक के समर्थक सड़कों पर उतर आए और जमकर हंगामा किया। एहतियातन पुलिस ने शहर में धारा 140 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। शुरुआती जांच में पुलिस इस हत्या को हिजाब विवाद से जोड़कर देख रही है। बताया गया है कि हर्षा ने अपने फेसबुक प्रोफाइल पर कुछ दिन पहले हिजाब के खिलाफ और भगवा शोल के समर्थन में पोस्ट किया था। कर्नाटक के उडुपी में हिजाब विवाद सामने आने के बाद से ही बजरंग दल काफी सक्रिय है, इसलिए हर्षा की हत्या को इस एंगल से देखा जा रहा है। हालांकि पुलिस इस पर कुछ भी बोलने से बच रही है। वहीं राज्य सरकार ने इस हत्या का हिजाब विवाद से कनेक्शन होने से इनकार किया है। राज्य के गृह मंत्री राघा ज्ञानेंद्र का कहना है कि इस हत्या का हिजाब विवाद से लेना देना नहीं है। पुलिस इसे गहनता से जांच कर रही है। रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। खबरों में बात कर लेते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस बीजेपी के हमले का जवाब दिया और कहा कि केजरीवाल वो आतंकवादी हैं जो भ्रष्टाचारियों को डराता है। सीएम केजरीवाल ने शोले फिल्म के डायलॉग का भी सहारा लिया। सीएम केजरीवाल ने कहा, आतंकवादी 2 तरह के होते हैं, एक वो होता है जो जनता को डराता है और एक वो आतंकवादी होता है जो भ्रष्टाचारियों को डराता है। केजरीवाल वो आतंकवादी हैं जो भ्रष्टाचारियों को डराता है। शोले फिल्म में डायलॉग है, जब 100 मील तक बच्चा भ्रष्टाचार करता है तो माँ कहती है सो जा, नहीं तो केजरीवाल आ जाएगा। बता दें कि केजरीवाल के पूर्व सहयोगी कुमार विश्वास ने उन्हें अलगाववादी करार दिया था, जिसके बाद बीजेपी और कांग्रेस ने केजरीवाल को निशाने पर लिया था। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी ने सारी एजेंसियों के छापे पड़वाए लेकिन उनको कुछ नहीं मिला। मेरे पूछने पर उन्होंने कहा कि गाजियाबाद में कोई कवि है जिसने बताया कि अरविंद केजरीवाल आतंकवादी हैं। पीएम मोदी सारी एजेंसियों को हटाइए और उस कवि को रखिए, वह बताएंगे कि कौन आतंकवादी है। केजरीवाल ने बीते दिनों खुद को स्वीट आतंकवादी बताया था। उन्होंने कहा कि मैं दुनिया का पहला ऐसा आतंकवादी हूं जो लोगों के लिए स्कूल बनवाता है, अस्पताल बनवाता है, बिजली ठीक कराता है। उस कवि के सपने में आया था कि 7 साल पहले मैं उस कवि को कह रहा था कि मैं भारत के 2 टुकड़े कर दूंगा और 1 टुकड़े का प्रधानमंत्री मैं बन जाऊंगा। मैंने कहा, प्रधानमंत्री जी मैं कहा भारत के 2 टुकड़े कर दूंगा, आपकी ईडी को नहीं पता चला, रॉ को नहीं पता चला, सीबीआई को नहीं पता चला, इनकम टैक्स को नहीं। मैंने कहा एक काम करो ना, ये सारी बंद कर दो एजेंसी, उस कवि को ही रख लो, वो ही बता दिया करेगा सपने में क्या आ रहा है और सपने में क्या नहीं आ रहा।
ये बंद कर दो, सीबीआई बंद कर दो, रॉ बंद कर दो, ईडी फीडी, क्या दुखी कर रखा है दुनिया को, उस कवि को ही रख लो अपने दफ्तर में, वो कवि बता दिया करेगा। तो इन्होंने तमाशा कर रखा है देश की सिक्योरिटी का, इन्होंने कॉमेडी कर रखी है देश की सिक्योरिटी की। जिसको मर्जी देखो आतंकवादी बोल देते हैं। कल ये थोड़े दिन पहले जब किसानों का आंदोलन चल रहा था तो कहते हैं देश के सारे किसान आतंकवादी हैं। मैं उत्तर प्रदेश के किसानों को कहना चाहता हूं, इस बार जब बटन दबाने जाओ इनको बता देना कौन आतंकवादी है, कौन ये आतंकवादी है कि तुम आतंकवादी हो। भारत माता की। कल मैंने सुना प्रधानमंत्री जी आके बोले देश में जो साइकिल चलाता है सारे आतंकवादी हैं। मैं जितने साइकिल चलाने वाले हैं भाई साहब, ये गरीबों के ऊपर चोट है। गरीबों को, सारे गरीबों को प्रधानमंत्री जी आतंकवादी बोल रहे हैं। जितने साइकिल चलाते हैं सारे साइकिल चलाने वाले जब बटन दबाने जाओ तो बता देना बीजेपी वाले आतंकवादी हैं कि साइकिल चलाने वाले आतंकवादी हैं। चारा घोटाले के सबसे बड़े और 5वें केस में दोषी लालू प्रसाद यादव को सजा सुना दी गई है। सीबीआई कोर्ट ने लालू प्रसाद को 5 साल जेल की सजा सुनाई और साथ ही साथ 60 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। सीबीआई की विशेष कोर्ट के जज एसके शशि ने 15 फरवरी को लालू समेत 38 दोषियों को दोषी करार देते हुए सजा पर सुनवाई के लिए 21 फरवरी की तारीख तय की थी। लालू यादव इस समय रांची रिम्स में इलाजरत हैं। सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू प्रसाद यादव को आईपीसी की धारा 409, 420, 467, 468, 471 के साथ षड्यंत्र से जुड़ी धारा 120B एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2) के तहत दोषी करार दिया है। इस मामले में सीबीआई ने कुल 170 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था, जबकि 148 आरोपियों के खिलाफ 26 सितंबर 2005 में आरोप तय किए गए थे। चारा घोटाले के 4 विभिन्न मामलों में 14 साल तक की सजा पा चुके लालू प्रसाद यादव समेत 99 लोगों के खिलाफ अदालत ने सभी पक्षकारों की बहस सुनने के बाद 29 जनवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। लालू यादव को ये सजा 1990 से 95 के बीच डोरंडा ट्रेजरी से 139 करोड़ 35 लाख रुपए की अवैध निकासी के मामले में हुई है, जिसमें 1996 में दर्ज हुए इस केस में 170 लोग आरोपी थे। 55 आरोपियों की मौत हो चुकी है और 7 आरोपी सरकारी गवाह बन गए। वहीं 2 आरोपियों ने दोष स्वीकार किया है। इस 5वें केस से पहले लालू यादव को 4 दूसरे केसों में 14 साल की सजा मिल चुकी है। उत्तर प्रदेश में 3 चरण के लिए मतदान खत्म हो गया है। चौथे चरण के लिए विधानसभा का चुनावी शोर भी सोमवार को खत्म हो जाएगा। चौथे चरण के प्रचार के अंतिम दौर में सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरदोई में चुनावी रैली को संबोधित किया और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी हरदोई में चुनावी रैली को संबोधित किया। चोर की दाढ़ी में तिनका। अब पूछना चाहते हैं, जिस साइकिल का इस्तेमाल प्रदेश के निर्दोष नागरिकों को और देश के निर्दोष नागरिकों को आतंकी घटनाओं का शिकार बनने के लिए किया जा रहा हो, क्या उस साइकिल को समर्थन जाना चाहिए? क्या उसको पंचर किया जाना चाहिए? हमेशा के लिए पंचर किया जाना चाहिए। आप सहमत हैं? भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी सुरक्षा के लिए स्वयं खतरा है। आपने देखा होगा 4.5 वर्ष तक जितने पेशेवर माफिया थे, अपराधी थे, बिलों के अंदर दुबके हुए थे, और जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई बिलों के बाहर निकल करके रेंगने लग गए, गर्मी दिखाने लग गए, धमकी देने लग गए। तो मैंने भी कहा था, मैंने कहा चिंता मत करो, 10 मार्च को आने दीजिए सरकार, सारी गर्मी शांत होगी। 11 दिन नहीं है 10 मार्च के लिए। 10 मार्च के लिए मुश्किल से 17 दिन है, और मैंने यही कहा चिंता मत करो, ज्यादा दिन नहीं है। और भाइयों बहनों, मैं फिर एक बार आपसे कहने के लिए आया हूं, नाम इनका समाजवादी, काम। और जिस समय दूसरे चरण में जनता ने वोट डाला
भारतीय जनता पार्टी के नेता शून्य पड़ गए थे। और अभी मैं हरदोई आया था, हरदोई का जन समर्थन देख करके और आपका उत्साह देख करके मुझे पूरा भरोसा हो गया है कि जिस समय हरदोई के लोग वोट डालेंगे, हरदोई में भारतीय जनता पार्टी शून्य हो जाएगी। और जब ये चुनाव 5वें, 6ठे, 7वें चरण में पहुंचेगा तो आप देख लेना, भारतीय जनता पार्टी के बूथों पर भूत नाचेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं जान रहे कि इनके खिलाफ जनता में 440 करंट चल रहा है, वोल्ट का करंट। करहल में मुलायम के प्रचार से सियासत गरमाई। अखिलेश यादव ने पीएम मोदी पर पलटवार किया। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए करहल की सीट पर 20 फरवरी को वोटिंग हुई। यहां से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। अखिलेश के प्रचार के लिए सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव मैदान में उतरे थे। उन्होंने करहल में जनसभा को संबोधित किया था। मुलायम के प्रचार में उतरने के बाद बीजेपी को अखिलेश पर निशाना साधने का मौका मिल गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि करहल सपा के हाथ से निकल रही है। पीएम मोदी के बयान पर अब अखिलेश ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी खुद कंफ्यूज पार्टी है। नेताजी साथ हैं तो उन्हें तकलीफ है, नेताजी दूर हैं तो उन्हें तकलीफ है। वो हमारे परिवार के बारे में कह रही हैं। उन्हें मुझे धन्यवाद देना चाहिए कि मैं उनके परिवार के बारे में कुछ नहीं कह रहा हूं। इससे पहले पीएम मोदी ने उन्नाव में चुनावी सभा में कहा था कि जिस सीट को ये लोग सबसे सुरक्षित मानकर बैठे थे वो भी हाथ से निकल रही है। जिस पिता को मंच से धक्के देकर हटाया था, जिसे अपमानित करके पार्टी पर कब्जा जमाया था, उसी से गुहार लगानी पड़ी कि मेरी सीट बचाइए। बता दें कि करहल मैनपुरी लोकसभा सीट के तहत आती है। यहां पर तीसरे चरण के तहत रविवार को वोटिंग हुई। मतदान के बाद बीजेपी उम्मीदवार एसपी सिंह बघेल ने सपा के कार्यकर्ताओं पर बूथ कैप्चरिंग और मतदाताओं को डराने धमकाने के आरोप लगाए। बघेल ने सोमवार को 64 बूथों पर कैप्चरिंग की लिखित शिकायत चुनाव आयोग से की। साक्षी के तौर पर उन्होंने दन्नाहार के बूथ नंबर 110 का वीडियो भी जारी किया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस बूथ पर कई महिलाओं को खड़ा करके लगातार वोट डलवाए जा रहे थे। डीबी न्यूज में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीबी न्यूज।